बांग्लादेश के खिलाफ टी20 सीरीज के लिए इस बार सेलेक्टर्स ने धांसू स्क्वाड का अनाउंसमेंट किया है, जिसमें चाहे आप फास्ट बॉलिंग देखें, ऑलराउंडर्स देखें, बैट्समैन देखें, भरे पड़े हैं। और इस 15 में से 11 चुनना टीम मैनेजमेंट के लिए बहुत बड़ा सिरदर्द होने वाला है। इंडिया की बांग्लादेश के खिलाफ टी20 सीरीज के पहले मैच में प्लेइंग 11 क्या बनेगी, इसी पर बात करेंगे आज के वीडियो में, क्योंकि इतने सारे ऑप्शंस इंडियन टीम में अब हो गए हैं कि 11 बनाना बहुत पेचीदा है। आप सब भी अपनी 11 जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में वीडियो के बाद कि आपकी प्लेइंग 11 क्या है। फिलहाल मैं अपनी 11 बताता हूं। अगर आप नए हैं और आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन की घंटी दबा लीजिए। ओपनर से शुरू करें तो एक ओपनर अभिषेक शर्मा होंगे ही होंगे, और ये बात बहुत दिनों से चल रही थी कि अभिषेक शर्मा को इंडियन टी20 टीम में ओपनर बनाया जाना चाहिए। पिछली श्रीलंका सीरीज पर वो नहीं खेल पाए थे, लेकिन अब यहाँ पर उनको एज ए ओपनर जगह मिल रही है। रीजन इज कि यशस्वी जायसवाल भी नहीं है और शुभमन गिल भी नहीं है, लेकिन उनका पार्टनर कौन बनेगा? क्योंकि यहाँ पर जो सिलेक्शंस हुए हैं वहाँ आपको ऑलराउंडर ज्यादा दिखेंगे, मिडिल ऑर्डर के प्लेयर ज्यादा दिखेंगे, फास्ट बॉलर सही दिखेंगे, लेकिन ओपनर दूसरा यहाँ पर है नहीं। तो मेकशिफ्ट ओपनर आपको इस टी20 सीरीज में देखना पड़ेगा, और जो ऑप्शन आपके पास है वो है संजू सैमसन, क्योंकि संजू सैमसन ने जरूरत पड़ने पर टीम इंडिया के लिए पहले भी ओपन किया हुआ है। तो अभिषेक शर्मा के साथ संजू सैमसन आपको ओपन करते हुए नजर आएंगे, और ये राइट लेफ्ट का अच्छा कॉम्बिनेशन है। संजू सैमसन भले ही अपने रोल के साथ जस्टिस ना कर पाए हो इंटरनेशनल क्रिकेट में एज ए विकेट कीपर बैट्समैन, लेकिन इस वक्त उनका गेम जिस लेवल पर है, जो मेच्योरिटी उनके गेम में आई है, राजस्थान रॉयल्स के लिए पिछले 1-1.5 साल में जो क्रिकेट उनकी गई है, उन सारी चीज़ों को अगर आप कंसीडर करें तो मुझे लगता है कि ये उनके क्रिकेट करियर का पीक है, और बहुत सही वक्त पर उनको अपॉर्चुनिटी मिल रही है। और यहाँ पर वो बुनाएंगे तो एज अ विकेट कीपर बैट्समैन अपनी जगह को कंसोलिडेट करेंगे। बिकॉज अभी अगर आप देखें तो इंडियन टीम में कोई भी विकेट कीपर बैट्समैन की जगह पक्की नहीं है। आप ऋषभ पंत को देख लीजिए, उनके बारे में लगातार बात होती है कि 70 मैचेस खेल लिए, अभी तक अपनी जगह स्टैब्लिश नहीं कर पाए हैं टीम में। संजू सैमसन के बारे में भी सेम बात होती है। इसके अलावा जितेश शर्मा एक और विकेट कीपर आपने चुना है। ईशान किशन के साथ जो प्रॉब्लम्स थी शुरुआती गेंदें वेस्ट करने की और इनिशियली 20 बॉल में रना बॉल खेलने की, तो उनकी अपनी प्रॉब्लम्स हैं। तो इंडियन टीम अभी एक विकेट कीपर बैट्समैन ढूंढ रही है, और अगर संजू सैमसन ने इस सीरीज में अच्छा प्रदर्शन किया तो संजू सैमसन अपनी जगह इस टीम में पक्की कर पाएंगे। उसके बाद नंबर 3 पर सूर्य कुमार यादव, जो शायद 4 नंबर भी खेल रहे थे, लेकिन अब इस टी20 टीम में उनकी जगह जो है वो नंबर 3 ही है। एज ए कैप्टन अगर आप देखें, दूसरी जो मुंबई इंडियंस के लिए वो नंबर 3 खेलते हैं, और जिस तरह से उन्होंने इम्पैक्ट छोड़ा है, प्लस गौतम गंभीर भी जब वो 4 नंबर खेलते थे तो लगातार बात करते थे कि सूर्य कुमार यादव को 3 नंबर खेलना चाहिए, ज्यादा इंपैक्ट डाल सकते हैं। क्योंकि अब वो कोच बन गए हैं और सूर्य कुमार यादव कप्तान बन गए हैं, तो 3 नंबर ही वो खेलने वाले हैं। उसके बाद 4 नंबर से यहाँ पर पहेलियां शुरू होंगी, और वो पहेलियां सुलझाना बड़ा मुश्किल होगा कि 4 नंबर पर कौन खेलेगा। रियान पराग ने पिछली सीरीज में बहुत जबरदस्त प्रदर्शन किया था, खास करके गेंद के साथ, लेकिन बल्ले के साथ बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए थे। अब आपको एक चीज समझनी पड़ेगी कि आपकी टीम को किस तरह के ऑलराउंडर्स की जरूरत ज्यादा है, क्योंकि यहाँ से रियान पराग के रूप में आपके पास एक ऑलराउंडर है, हार्दिक पांड्या है, नीतीश रेड्डी है, शिवम दुबे हैं, वॉशिंगटन सुंदर हैं। तो स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर के रूप में आपको टॉप ऑफ द ऑर्डर अभिषेक शर्मा ऑलरेडी मिल गया है, शायद इसलिए आपको बहुत ज्यादा स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर्स की जरूरत नहीं होगी। और आगे जो क्रिकेट आने वाली है, ये सीरीज जिस कॉन्टेक्स्ट में खेली जा रही है, इंडिया फास्ट बॉलर्स और फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर्स ज्यादा ढूंढ रही है। चाहे आप देखिए मयंक यादव को यहाँ पर टी20 सीरीज से वापस लाया जा रहा है, लेकिन नजर जो है वो ऑस्ट्रेलिया दौरे पर भी है, आने वाले टेस्ट मैचेस को लेकर भी है, तो वो तो खेलेंगे। साथ में हर्षित राणा को भी सिमिलर कॉन्टेक्स्ट में देखा जा रहा है, तो वो भी खेलेंगे ही खेलेंगे। एक और फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर के रूप में नीतीश रेड्डी को देखा जा रहा है, तो नीतीश रेड्डी मुझे लगता है कि 4 नंबर पर इस टी20 सीरीज में खेलने चाहिए। नीतीश रेड्डी 4 नंबर पर क्यों? क्योंकि उन्होंने सनराइजर्स हैदराबाद के लिए 4 नंबर पर खेला था और बहुत अच्छा प्रदर्शन बल्ले के साथ किया। 350 से ज्यादा रन बनाए, कुछ इंपैक्टफुल पारियां उनकी उस तरह से आई, खास करके जो काउंटर अटैकिंग पारियां थी 4 नंबर पर आके उन्होंने जिस तरह खेली, वो बहुत कमाल की पारियां थी। बल्लेबाजी का पूरा पोटेंशियल उन्होंने दिखाया, और इंडियन टीम में भी अगर आप उनको 4 नंबर पर मौका देते हैं तो ये शायद उनके लिए भी बेस्ट होगा, उनके डेवलपमेंट के लिए बेस्ट होगा, उनके कॉन्फिडेंस के लिए बेस्ट प्लेस होगा।
अगर नीतीश रेड्डी को 4 नंबर पर खेलने दिया जाता है। उसके बाद नंबर 5 पर हार्दिक पांड्या। हार्दिक पांड्या T20 वर्ल्ड कप में नंबर 6 पर खेल रहे थे, लेकिन अब वो सीनियर खिलाड़ी हैं तो शायद थोड़ा सा बैटिंग ऑर्डर में ऊपर आना चाहेंगे। उनकी प्रेफर्ड चॉइस भी होगी कि मैं जाके 5 नंबर पर खेलूं, जिससे ज्यादा बॉल मिले, ज्यादा से ज्यादा इम्पैक्ट और रोल मैं अपनी टीम के लिए प्ले कर सकूं। तो वो उनको सूट भी करता है, उनकी लाइकिंग भी है, और शायद कप्तान और कोच भी उनको उस तरह का रोल देना चाहेंगे। उसके बाद नंबर 6 की बात की जाए तो रिंकू सिंह, वो उनको स्पेशलिस्ट रोल और उस चीज को खेलना पड़ेगा। शायद वो भले ही चाहते हो कि मैं 5 नंबर खेलूं, क्योंकि रिंकू सिंह को एक डेडिकेटेड फिनिशर के रूप में देखा जा रहा है। हालांकि गौतम गंभीर का थॉट प्रोसेस बिल्कुल अलग है, वो इस थ्योरी में बिलीव ही नहीं करते कि आपको डेडिकेटेड फिनिशर और वो सारी चीजें। वो कहते हैं कि जो खिलाड़ी है, जो खेल रहा है, उसी को फिनिश करना चाहिए। और आपने देखा था कि रिंकू सिंह के साथ ये हुआ था, केकेआर में उनको बहुत कम मौके मिल पाए थे बल्लेबाजी के। लेकिन यहाँ पर मुझे लगता है चूंकि ये इंडियन टीम है और उनकी जगह बहुत प्रोमिनेंट है, पक्की है मेरे हिसाब से, यहाँ पर उनकी जगह के साथ छेड़खानी नहीं होगी। करने को यह भी हो सकता है कि आप रिंकू सिंह की जगह रियान पराग को खिला लें, बट मुझे लगता है कि जो ये 4 प्लेयर हैं, इसमें अगर किसी को बाहर किया जा सकता है तो वो रियान पराग है। रियान पराग अब ऐसा होगा कि वनडे क्रिकेट में ज्यादा सूट करेंगे, क्योंकि अभी आपकी जरूरत ऐसी है कि आप हार्दिक पांड्या को आपने लिया है तो उनको तो खिलाएंगे ही खिलाएंगे। नीतीश रेड्डी को आप देखना चाहते हैं कि वो आके इंडियन टीम के लिए किस तरह से खेलेंगे, बल्ले के साथ, गेंद के साथ क्या उनका प्रदर्शन रहता है। प्लस रिंकू सिंह आपके फिनिशर के रूप में खेलते हैं तो उनको भी आप बाहर नहीं कर सकते। एक चीज हो सकती है रियान पराग के लिए कि यहाँ पर रोटेशन के बेसिस पर मिडिल ऑर्डर आपको देखने को मिले, कि सपोज 2 मैचेस हार्दिक पांड्या खेल रहे हैं, 2 मैचेस रिंकू सिंह खेल रहे हैं और 2 मैचेस रियान पराग को मिल रहे हैं। पर नीतीश रेड्डी, मुझे ऐसा लगता है कि 2 से 3 मैचेस उनको मिलेंगे ही मिलेंगे। या वॉशिंगटन सुंदर की भी जगह हो सकती है, जहां पर आप देखें कि वहां पर रियान पराग को एक मैच में रोटेशन के बेसिस पर खिलाया जा सकता है। तो जगह बहुत सारी है और ये प्लेयर इस सीरीज में आपको रोटेशन के बेसिस पर मिडिल ऑर्डर में खेलते हुए दिखाई देंगे। सो नंबर 6 के बाद नंबर 7 पर मैंने जैसे बात कर ली कि वॉशिंगटन सुंदर आपके नंबर 7 के प्लेयर हो जाते हैं। उसके बाद नंबर 8 पर हर्षित राणा। जैसे मैंने कहा, कॉन्टेक्स्ट जो इस T20 सीरीज का है, लेकिन नजर आपकी जो है बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी पर है और अपना पूरा फास्ट बॉलर बड़ा करने की है। पोटेंशियल उन्होंने पूरा दिखाया है कि टेस्ट क्रिकेट भी खेल सकते हैं। दिलीप ट्रॉफी में जो परफॉर्मेंस रही, तो यहाँ पर एक तरह से इंटरनेशनल क्रिकेट का टेस्ट उनको दिया जा रहा है। तो जब दिया जा रहा है टेस्ट, तो खेलेंगे खेलेंगे, उनके लिए जगह बनेगी। प्लस 8 नंबर पर अपनी बल्लेबाजी से भी असर छोड़ सकते हैं। जो शॉट्स मेकिंग एबिलिटी उनके पास है, खास करके चौके चक्के लगाने की, जो उन्होंने दिलीप ट्रॉफी में भी दिखाई थी। 30s उन्होंने बनाए थे, लेकिन उन 30s 20s में जो छक्के उन्होंने जिस तरह से लगाए और जितनी दूर गेंद मारी, वो दिखाता है आपको कि बल्लेबाजी में बड़े शॉट्स लगाने की काबिलियत है। अदरवाइज हमारी टेल जो है वो शायद डिफेंड कर सकती है, चौके छक्के लगाने की उतनी काबिलियत आपको दिखाई नहीं देती थी। तो हर्षित राणा के आने से वो पक्ष जो है वो मजबूत होता हुआ दिखाई देगा। देन फिर स्पिनर की बात कर लें। अब स्पिनर के ऑप्शंस यहाँ पर आपके पास एक रवि बिश्नोई है और एक जो नया इंक्लूजन वरुण चक्रवर्ती का हुआ है, तो वो भी है। लेकिन मुझे लगता है कि जो पैकिंग ऑर्डर की बात इंडियन क्रिकेट में होती है, वो रवि बिश्नोई आगे हैं, लेकिन वरुण चक्रवर्ती को भी अगर सेलेक्ट किया गया है तो इस T20 सीरीज में कुछ गेम्स दिए जाएंगे। अब वो रोटेशन यहाँ पर भी देखने को मिलेगा आपको कि शायद रवि बिश्नोई की जगह वो गेम दिया जाए, किसी फास्ट बॉलर की जगह वो गेम दिया जाए, या फिर वॉशिंगटन सुंदर की जगह गेम दिया जाए। तो वरुण चक्रवर्ती और रियान पराग ऐसे खिलाड़ी हैं जो इस सीरीज में मेरे हिसाब से रोटेशन के बेसिस पर खेलेंगे। इनिशियल 11 में इनके लिए जगह बनाना मुश्किल होगा, लेकिन इस सीरीज में खेलेंगे जरूर। बाकी जो सीनियर और एस्टेब्लिश खिलाड़ी हैं, 1-2 मैच के बाद वो भी रोटेट हो सकते हैं। तो कुछ इस तरह से टीम की प्लेइंग 11 रहने वाली है। अभी हम 9 प्लेयर तक ही पहुंचे हैं। उसके बाद 10वें हर्षदीप सिंह जो ऑटोमेटिक सिलेक्शन है, उनको भी रोटेट किया जा सकता है। हालांकि अगर आप फास्ट बॉलर्स की बात करें तो 3 ही फास्ट बॉलर हैं, लेकिन जब आपको स्पिनर एडजस्ट करना होगा तो एक फास्ट बॉलर आप कर देंगे कम, क्योंकि आपके पास 2 फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर भी हैं। तो ऐसे में आपका कॉम्बिनेशन सेट हो जाता है, 2 मेन फास्ट बॉलर, 2 फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर प्लस स्पिनर, डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशंस। ये सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन जो है वो आपकी टीम में पॉसिबल हैं। और आखिरी खिलाड़ी जो है वो मयंक यादव, फास्ट बॉलिंग सेंसेशन, जिनको यहाँ पर जिस तरह से देखा जा रहा है, तो वो तो फिर खेलेंगे ही खेलेंगे। ये कुछ 11 बन रही है मेरी, जहां पर मैंने अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन को ओपनर चुना है। 3 सूर्या हैं, 4 नीतीश रेड्डी हैं, 5 हार्दिक पांड्या हैं, 6 रिंकू हैं, 7 वॉशिंगटन सुंदर है, 8 हर्षित राणा है, 9 रवि बिश्नोई है, 10 हरदीप सिंह है और 11 मयंक यादव हैं।
आपकी 11 क्या है? कमेंट करके जरूर बताइए और वीडियो इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।